हर इंसान का सबसे प्रिय विषय क्या होता है? वो खुद होता है। क्योंकि जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो ये बात याद रखिए कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने बारे में ही सोचता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी खुशियों और परेशानियों के बारे में। मान लीजिए आप किसी कॉलीग के साथ बात कर रहे हैं और आप सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं। क्या होगा? वह व्यक्ति बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछते हैं कि उसने अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया या उसकी क्या चैलेंजेस थीं, तो वो खुशी से बताएगा। सोचिए, जब कोई आपसे आपके पैशन के बारे में पूछता है तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि ये व्यक्ति समझदार है, इंटरेस्टिंग है। यही चीज आप भी दूसरों के साथ कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहले ये जानने की कोशिश करें कि उसकी इंटरेस्ट्स क्या है, उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और फिर कॉन्वर्सेशन को उसी डायरेक्शन में ले जाएं। लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं। चैप्टर 2, सुनना सबसे बड़ी स्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बात करने में एक्सपर्ट होना मतलब है कि आप बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी स्किल है सुनना। क्योंकि जब आप किसी की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लगता है। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है तो उसके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक खुशी का हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को बोलने का मौका देते हैं तो टेक्निकली आप उसे खुश कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको एक्टिव लिसनिंग करनी होगी। इसका मतलब है आंखों से कांटेक्ट बनाए रखना। जब कोई बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखें, फोन या दूसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट न हो। बीच बीच में रिस्पॉन्ड करना, हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे स्मॉल रिस्पॉन्सेज दें जिससे पता चले कि आप सुन रहे हैं। क्वेश्चंस पूछना, जो व्यक्ति बात कर रहा है उससे उसकी स्टोरी के बारे में और डिटेल में पूछें। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपको बता रहा है कि उसने वीकेंड में माउंटेन ट्रैक किया। अगर आप सिर्फ अच्छा कहकर टॉपिक चेंज कर देते हैं तो वह फील करेगा कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप पूछते हैं, वाह कैसा लगा, कितनी हाइट थी, वेदर कैसा था, तो वो खुश हो जाएगा और आपको एक अच्छा लिसनर समझेगा। चैप्टर 3, लोगों के नाम का जादू। डेल कार्नेगी ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे मधुर आवाज उसका अपना नाम होती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। जब भी आप किसी के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली आपके करीब महसूस करता है। लेकिन ज्यादातर लोग नाम भूल जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन होता है और 2 मिनट बाद आप उसका नाम भूल जाते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? पहली ट्रिक, जब कोई अपना नाम बताए तो तुरंत उसे रिपीट करें। नाइस टू मीट यू, राहुल या राहुल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी ट्रिक, उस व्यक्ति के नाम को किसी फेमिलियर चीज से कनेक्ट करें। अगर उसका नाम अमित है तो आप अपने किसी नोन अमित के साथ जोड़ सकते हैं। तीसरी ट्रिक, कॉन्वर्सेशन के दौरान 2 से 3 बार उसके नाम का नेचुरल तरीके से यूज करें। अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, या ये बात इंटरेस्टिंग है अमित। ये टेक्निक रेस्टोरेंट्स में, मीटिंग्स में, पार्टीज में हर जगह काम करती है। जब आप वेटर का नाम जानकर उसे थैंक यू करते हैं तो वह एक्स्ट्रा केयर लेता है। जब आप अपने कोलीग का नाम लेकर बात करते हैं तो रिलेशनशिप बेहतर होती है। चैप्टर 4, गलतियों को मानना और माफी मांगना। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पावरफुल टेक्निक है। ज्यादातर लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सॉरी कहेंगे तो लोग उन्हें वीक समझेंगे। लेकिन सच्चाई इसके अपोजिट है। जब आप ऑनेस्टली अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो लोग आपको मैच्योर और कॉन्फिडेंट समझते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजी में एक प्रूवन फैक्ट है कि लोग उन्हें ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में लेट पहुँचे। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, एक्सक्यूजेस बनाना, ट्रैफिक बहुत था, क्लाइंट का कॉल आ गया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऑप्शन 2,
ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना, सॉरी गाइस, मैं लेट हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए थी। कौन सा ऑप्शन ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है? ऑब्वियसली दूसरा। जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो लोगों का गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाता है और वे आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ये टेक्निक रिलेशनशिप्स में बहुत काम आती है। अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड से फाइट के बाद ये कहते हैं कि मुझे सॉरी, मैंने गलत तरीके से रिएक्ट किया, तो सिचुएशन इमीडिएटली इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। चैप्टर 5, क्रिटिसिज्म को हैंडल करना। जिंदगी में हर कोई आपकी क्रिटिसिज्म करेगा। बॉस ऑफिस में, फैमिली मेंबर्स घर पर, फ्रेंड्स अलग कॉन्टेक्स्ट में। अब सवाल ये है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म सुनकर डिफेंसिव हो जाते हैं। वे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अप्रोच गलत है। जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करे तो सबसे पहले ये अस्यूम करें कि उसमें कुछ ट्रूथ हो सकती है। इवन अगर आपको लगता है कि वो गलत है, तो भी पहले सुनिए, क्योंकि सुनना ही मैच्योरिटी है। सही अप्रोच ये है, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों ये फील कर रहे हैं, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, थोड़ा और डिटेल में बताइए। ये रिस्पॉन्स से क्या होता है? पहला, दूसरा व्यक्ति सरप्राइज होता है क्योंकि उसे आर्ग्यूमेंट की एक्सपेक्ट थी। दूसरा, वह आपको मैच्योर समझता है। तीसरा, वह अपनी क्रिटिसिज्म को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रेजेंट करता है। एक मैनेजर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका बॉस कहता है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, तो आप ये कह सकते हैं, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है, कृपया बताइए कि मैं किन एरियाज में इम्प्रूव कर सकता हूँ। इससे आपका बॉस इम्प्रेस्ड होगा और वह आपकी मदद करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि आपने खुलकर सुधार का रास्ता मांगा। चैप्टर 6, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान के अंदर एक बेसिक नीड होती है, महत्वपूर्ण महसूस करना। चाहे वो सीईओ हो या चपरासी, सभी चाहते हैं कि लोग उन्हें वैल्यू करें। अगर आप इस साइकोलॉजी को समझकर यूज करें तो आप किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जेन्युइन होना चाहिए। फेक कॉम्प्लीमेंट्स लोग पकड़ लेते हैं और फिर आपको मैनिपुलेटिव लगने लगते हैं। जेन्युइन अप्रिशिएशन कैसे करें? स्पेसिफिक बने, आपका काम अच्छा है के बजाय, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसके चार्ट्स बहुत क्लियर थे, समझने में आसानी हुई। प्रोसेस को अप्रिशिएट करें, आपने इस प्रोजेक्ट में जो पेशेंस दिखाया और डिटेल में जो केयर ली, वह रियली इम्प्रेसिव है। इम्पैक्ट बताएं, आपकी एडवाइस से मुझे बहुत हेल्प मिली, मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता अगर आपने गाइड नहीं किया होता। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में हैं, आप वेटर से सिर्फ ये नहीं कहते कि खाना अच्छा था, बल्कि आप कह सकते हैं, आपने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। आपको पता है कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हैं। चैप्टर 7, डिसएग्रीमेंट को अग्रीमेंट में बदलना। ये सबसे एडवांस्ड टेक्निक है। जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होती है, टेंशन बढ़ती है, रिलेशनशिप खराब होती है। लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से डिसएग्रीमेंट को हैंडल करें तो आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं और रिलेशनशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। पहला रूल, कभी भी डायरेक्टली आप गलत हैं न कहें। इससे दूसरे व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है और वह डिफेंसिव हो जाता है। दूसरा रूल, पहले कॉमन ग्राउंड फाइंड करें, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जिन पर आप दोनों अग्री करते हैं। तीसरा रूल, फिर अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करें, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में। एग्जाम्पल, आपका कोलीग कह रहा है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। गलत अप्रोच, नहीं, ये पॉसिबल है, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। सही अप्रोच, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चैलेंजिंग है, टाइमलाइन टाइट है और रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर हम कुछ टास्क्स को पैरेलल में करें और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ले लें तो शायद पॉसिबल हो सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, यहाँ आप पहले उसकी कंसर्न को वैलिडेट कर रहे हैं, फिर सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं और अंत में उसकी ओपिनियन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। चैप्टर 8, क्वेश्चंस की पावर।
क्वेश्चंस पूछना एक आर्ट है। राइट क्वेश्चंस पूछकर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को अपनी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आप कंक्लूजन्स तक पहुंचता है। ये टेक्निक सोक्रेट्स के टाइम से यूज हो रही है। इसे सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। आप डायरेक्ट एडवाइस देने के बजाय क्वेश्चंस के थ्रू व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करते हैं। मान लीजिए आपका जूनियर कोलीग कोई गलत डिसीजन ले रहा है। आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये गलत है, लेकिन आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस अप्रोच के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्या कोई पोटेंशियल रिस्क्स भी हैं? अगर क्लाइंट का रिएक्शन नेगेटिव हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे? क्या कोई अल्टरनेटिव अप्रोच भी पॉसिबल है? इन क्वेश्चन से वह व्यक्ति खुद ही रियलाइज करने लगेगा कि उसके डिसीजन में कुछ गैप्स है, और सबसे अच्छी बात, सल्यूशन भी वो खुद ही निकालेगा, क्योंकि जब सल्यूशन खुद आता है, ओनरशिप भी आती है। चैप्टर 9, बॉडी लैंग्वेज की भूमिका। कम्युनिकेशन में वर्ड्स सिर्फ 7% रोल प्ले करते हैं, बाकी 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस। क्योंकि अगर आप सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करके बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के एलिमेंट्स। आई कॉन्टैक्ट। 60 से 70% समय आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। पोस्चर, स्ट्रेट खड़े हों या बैठें। हैंड जेस्चर्स, नेचुरल जेस्चर्स यूज करें। स्माइल, जेन्युइन स्माइल दें। मिररिंग, सटली दूसरे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब दो लोग सिंक्रोनाइजेशन में होते हैं तो वे एक दूसरे को ज्यादा लाइक करते हैं। इसे रैपोर्ट बिल्डिंग कहते हैं। चैप्टर 10, इमोशनल इंटेलिजेंस। टेक्निकल स्किल से आप जॉब पा सकते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। EQ का मतलब है दूसरों की इमोशंस को समझना और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना। मान लीजिए आपका कोई कोलीग स्ट्रेस में है, उसकी डेडलाइन पास है और वो वरीड लग रहा है। अब अगर आप उससे बात करते समय बहुत चीयरफुल बने रहते हैं तो वो फील करेगा कि आप उसकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे। बेहतर अप्रोच, लग रहा है कि तुम थोड़े टेंस हो, कुछ हेल्प चाहिए? ये सिंपल सेंटेंस से व्यक्ति को लगता है कि आप उसे समझते हैं। हाई EQ के साइंस। दूसरों की इमोशंस को जल्दी पकड़ना, सिचुएशंस के अनुसार अपनी टोन अप्रोच एडजस्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को कामली हैंडल करना, एम्पैथी दिखाना, ओवर इमोशनल हुए बिना, लोगों को सेफ और कंफर्टेबल फील कराना। क्योंकि EQ एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। चैप्टर 11, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करना। सबसे सस्टेनेबल तरीका इन्फ्लुएंस करने का ये है कि आप ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें जिससे सभी को फायदा हो। ये अप्रोच कॉम्पिटिटिव नहीं, कोलैबोरेटिव होती है। जब आप कोई प्रपोजल या सजेशन देते हैं तो सिर्फ ये न बताएं कि आपको क्या बेनिफिट होगा, बल्कि ये भी बताएं कि दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा। एग्जाम्पल, रिमोट वर्क की परमिशन मांगते समय ये कहें, होम से काम करने पर मेरी प्रोडक्टिविटी 20% बढ़ जाती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और लॉन्गर आवर्स फोकस कर पाता हूँ। इससे कंपनी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप सामने वाले के फायदे को हाईलाइट करते हैं तो आपकी बात ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। चैप्टर 12, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट की अहमियत। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत टाइम पर यूज करने से फेल हो सकती है, इसलिए टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपका बॉस किसी मीटिंग से फ्रस्ट्रेटेड होकर निकला है। ये टाइम नहीं है कि आप उससे प्रमोशन की बात करें। राइट टाइमिंग के टिप्स, मूड ऑब्जर्व करें, एनवायरनमेंट चेक करें, वर्कलोड को देखें, पर्सनल फैक्टर्स का ध्यान रखें, क्योंकि पेशेंस से लिया गया डिसीजन अक्सर बेहतर इम्पैक्ट लाता है। चैप्टर 13, फॉलो अप और कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग एक बार कनेक्शन बनाकर भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। फॉलो अप के कुछ तरीके, वैल्यू बेस्ड मैसेज भेजें, पर्सनल टच रखें, बी डे, फेस्टिवल्स, रेगुलर बट नॉन इंट्रूसिव कम्युनिकेशन, ओकेजनल फिजिकल मीटिंग। क्योंकि रिलेशनशिप्स को नर्चर करना पड़ता है, वे अपने आप स्ट्रॉन्ग नहीं होती। कंक्लूजन, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये सारी टेक्निक्स सिर्फ थ्योरी नहीं हैं,
उन्हें इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। शुरुआत ऐसे करें। एक बार में एक स्किल चुनें, डेली कॉन्वर्सेशंस में प्रयोग करें, ट्रस्टेड लोगों से फीडबैक लें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, क्योंकि मैनिपुलेशन टेम्पररी है लेकिन जेन्युइन इन्फ्लुएंस परमानेंट होता है। लोगों को जीतना और प्रभावित करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। जब आप ऑनेस्टली लोगों की केयर करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑल द बेस्ट।